अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश का एक नया टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम अपने बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश का जो राइटिंग का कोर्स है, उसके पहले सबसे पहले हम अपने कंटेंट्स या अपना जो कोर्स का जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करने हैं और कौन से टॉपिक आज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लाल में टॉपिक्स कवर जो लाल में ये टॉपिक कवर मार्क हुए पड़े हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा सॉरी आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ब्लू में मार्क किया हुआ है, यानी टिप्स। यानी हम कुछ टिप्स पर बात कर रहे थे, तो आज हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले वाले यानी पैराग्राफ पर बात कर लें। ठीक है, और जो हमारे फ्यूचर टॉपिक हैं वो मैंने ब्लैक में मार्क किए हैं। ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं कि बगैर कोई टाइम जाए कि अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला टिप्स के पहला टॉपिक यानी पैराग्राफ डेवलपमेंट है। हालांकि टिप्स हम पहले भी दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो उसके अंदर हम पैराग्राफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि पैराग्राफ किस तरीके से डेवलप होता है। तो पैराग्राफ डेवलपमेंट से मुराद क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिंग योर थाट्स अबाउट एनीथिंग। पैराग्राफ के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं वो बताता है कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये आपकी सोच की अक्कासी करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल डन बाय स्ट्रक्चरिंग थाट्स। यानी ये इस तरीके से, ये बिल्कुल ऐसी है, यानी ये बड़ी प्यारी लाइन है कि आप अपनी सोचों को एक स्ट्रक्चर या एक अमली शक्ल में लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं? तो सबसे पहले आती है एग्जाम्प्लिफिकेशन, उसके बाद आती है नरेशन, उसके बाद आता है प्रोसेस, उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आती है एनालॉजी, उसके बाद आते हैं काज एंड इफेक्ट्स, उसके बाद कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, फिर आते हैं क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन, और फिर डेफिनेशन, फिर एनालिसिस और फिर एनिमेशन। हम इन सबको वन बाय वन कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम्प्लिफिकेशन की। ठीक है, तो एग्जाम्प्लिफिकेशन में हम इस तरह करते हैं कि एग्जाम्प्लिफिकेशन, जैसा कि नाम से पता है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, वो यूज़ एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई एनी टॉपिक एनीथिंग। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स को यूज़ करके किसी टॉपिक को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी है वो है नरेशन। ठीक है, नरेशन से मुराद ये होता है कि हम कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं उनको क्रोनोलॉजिकली यानी वन बाय वन के एक तरतीब से कि कौन सी चीज़ कब हुई थी और डेवलपमेंट के स्टेजेस में क्या कुछ हुआ था, ये होता है नरेशन। उसके बाद होता है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब ये होता है कि हम सीक्वेंस बताते हैं कि कौन सा एक्शन किस तरीके से कैरी आउट किया गया या कौन सी चीज़ कौन से वक्त पर होगी। उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों को बताते हैं। ठीक है, यानी लोगों के जहन में एक खाका प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी होती है, उसके अंदर शेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मटेरियल, पोजीशन और फंक्शन, यानी कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो उन सब की इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। यानी हम उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ हो रही है। ठीक है, यानी लोगों के जहन में एक चीज़ बता देते हैं। उसके बाद होती है एनालॉजी। ठीक है, तो एनालॉजी ये अमूमन एनालॉजी कंपैरिजन के लिए होता है। यानी हम इस तरह करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट या एक प्रोसेस को दूसरे के हिसाब से कंपेयर करके बताते हैं कि भाई ये चीज़ इस तरीके से, तो हम कहते हैं ऑन द एनालॉजी ऑफ अनदर थिंग, यानी और दूसरी चीज़ के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद होते हैं काज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, तो काज एंड इफेक्ट्स में हम इस तरह कर देते हैं कि एक इवेंट दूसरे इवेंट के हिसाब से किस तरीके से काज होता है या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, और उनके आपस में जो काज होता है उसकी वजह से हम उनको लिंक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। तो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में हम इस तरह करते हैं कि सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन को हम सिमिलरिटी कंपैरिजन से मुराद हम सिमिलरिटीज़ करते हैं, और कंट्रास्ट में मुराद उनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, यानी चीज़ों के दरमियान क्या खुद चीज़ें यानी सिमिलर हैं और कौन सी चीज़ें सिमिलर नहीं है यानी डिफरेंट है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है, आखिरी जो एक और चीज़ है, वो है क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन। क्लासिफिकेशन और डिवीजन से मुराद ये होता है कि हम बहुत सारी जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको क्लासेस में डाल देते हैं। ठीक है, उसमें हम ऑर्गेनिज़म्स, मैकेनिज़्म और प्रोसेसेस को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन कौन सी बुनियादों पर हो सकती है? शेप्स, मैग्नीट्यूड्स और इफेक्ट्स के हिसाब से हो सकती है। लेकिन डिवीजन क्या है? डिवीजन ये है कि हम एक बड़ी चीज़ को छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक ग्रुप में लेकर आते हैं, जबकि डिवीजन में हम बड़ी सी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन हालांकि डिस्क्रिप्शन पर भी बात की थी,
لیکن ڈسکرپشن ڈیفینیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے. ڈیفینیشن میں ہم ایک چیز کا اسکوپ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز یہ ہے, اس کی یہ حدودوں کی حدود ہے, یعنی اس حدودوں ان حدود سے آگے کسی چیز کے نہیں جانا. یعنی ڈیفینیشن کی مدد سے ہم بتاتے ہیں کہ کون سی چیز کا یعنی کیا مطلب ہوگا اس سے, اور اس سے زیادہ بھی نہیں جانا, اس سے کم بھی نہیں. یعنی ہم ایک اس کا ٹرم آف ریفرنس یا ہم اس کی ایک حدودوں کی آس بتا دیتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے انالیسز. انالیسز میں ہم بتاتے ہیں کہ کون سی چیز کس طریقے سے کام کرتی ہے یا کس طرح فنکشن کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتی ہے انومیریشن. انومیریشن میں ہم عموماً چیزوں کو لسٹ وائز یا ایٹم وائز کر دیتے ہیں. مطلب ہم عموماً بلٹ لسٹ یا اس طریقے سے لسٹ وغیرہ میں ہم چیزوں کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ انومیریشن یا لسٹ کے بارے میں ہم نے مائکروسافٹ ورڈ میں آج کل میں ہمارا ایک ٹاپک کور ہو جائیں گے لسٹوں کے بارے میں, جو کہ آج کل میں کور کروں گا, تو وہ کائنڈلی دیکھیے گا. مائکروسافٹ ورڈ میں ہم اس کے اندر لسٹ بنانا اور ان لسٹ کو ماڈیفائی کرنا سکھاؤں گا. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سے اگلے ٹاپک یعنی ٹیسٹ میں کور کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.